बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार की नीतिगत पहल। किसान सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने की कई घोषणाएं। एग्री स्टार्टअप की पहलों को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पंजाब के संगरूर के लहरागागा में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने समारोह को किया संबोधित। कहा, समय की मांग को देखते हुए सरकार कंप्रेस्ड बायोगैस और इसके इर्द गिर्द के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उठा रही है हर संभव कदम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने धान की पराली के तेजी से अपघटन के लिए माइक्रोबियल कंसोर्टियम पूसा अपघटक किया विकसित। इस कंसोर्टियम के उपयोग से खेत में ही धान की पराली सड़ने की प्रक्रिया हो जाती है तेज। और अब समाचार विस्तार से। कृषि स्टार्टअप के लिए बड़ी नीतिगत पहल करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पूसा मेला ग्राउंड दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित एग्री स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में तोमर ने बताया कि कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। एग्री स्टार्टअप्स की सफल पहलों को आगे बढ़ाने व उनके लोकव्यापीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बड़ी संख्या में उपस्थित एग्री स्टार्टअप प्रतिनिधियों के बीच केंद्रीय मंत्री तोमर ने ऐलान किया कि कृषि सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित एजेंसियों जैसे डेयरी, डीपीआईआईटी, कृषि इनक्यूबेटर और ज्ञान भागीदारों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, प्रमुख निवेशकों, अन्य हितधारकों के शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही कृषि मंत्रालय में कृषि स्टार्टअप्स के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अलग डिवीजन बनाया जाएगा। प्रमाणन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के साथ एग्री स्टार्टअप के लिए आवश्यक सभी लिंकेज की सुविधा के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में काम करने के लिए सेल भी बनाया जाएगा। तोमर ने बताया कि एग्री स्टार्टअप द्वारा विकसित उत्पादों की बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-नाम और नेफेड जैसी संस्थाओं के साथ एक मार्केटिंग लिंकेज बनाया जाएगा। सभी कृषि स्टार्टअप के लिए एक डेटाबेस तैयार करने और उनके विकास की निगरानी के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर करने का प्रयास किया जाएगा। पंजाब के संगरूर के लहरागागा में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस सीपीजी संयंत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहा कि संगरूर का ये संयंत्र सीबीजी आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारत के मास्टर प्लान की केवल शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सीबीजी समय की मांग है और सरकार इसके इर्द गिर्द के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हरदीप एस पुरी ने संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र को जर्मनी की अग्रणी बायो एजेंसी एनर्जी कंपनियों में से एक बर्वियो एजी द्वारा 220 करोड़ रुपए के एफडीआई निवेश के साथ कमीशन किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा बर्वियो इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित थे। हरदीप एस पुरी द्वारा संगरूर
संगरूर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन निम्न लागत परिवहन की दिशा में टिकाऊ वैकल्पिक स्कीम जिसे भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में देश भर में विभिन्न अपशिष्ट बायोमास स्रोतों से कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन के लिए एक परितंत्र स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया था। साथ ही लक्ष्यों को अर्जित की ओर ये भी एक कदम है। इस स्कीम का उद्देश्य किसानों की सहायता करने के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त तथा मुक्त बनाना, भारत के घरेलू ऊर्जा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना तथा वायु प्रदूषण में कमी लाना तथा विश्व में एक स्वच्छ ऊर्जा परिगमन की दिशा में भारत का नेतृत्व करना शामिल है। इस संयंत्र के अतिरिक्त SATAT पहल के तहत 38 CBG बायोगैस संयंत्रों को कमीशन किया गया है। संगरूर स्थित CBG संयंत्र 20 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। संयंत्र का वर्तमान उत्पादन लगभग 6 TPD CBG है, लेकिन शीघ्र ही ये संयंत्र 10,000 क्यूबिक मीटर के 8 डाइजेस्टरों का उपयोग करने के जरिए 33 TPD CBG का उत्पादन करने की अधिकतम क्षमता के साथ 300 टन प्रतिदिन धान की पुआल का प्रसंस्करण करेगा। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने धान की पराली के तेजी से अपघटन के लिए कवक प्रजातियों का एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम पूसा अपघटक डिकम्पोजर विकसित किया है। इस कंसोर्टियम के उपयोग में खेत में ही धान की पराली सड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। साल 2021 में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT दिल्ली ने लगभग 5.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अपघटक का उपयोग किया था। सैटेलाइट इमेजिंग और निगरानी के माध्यम से ये देखा गया कि जहां इस अपघटक का उपयोग किया गया था वहां 92% क्षेत्र में पराली को जलाया नहीं गया था। जैसे कि कुछ अखबार की खबरें ने बताया था कि इन राज्यों में जैव अपघटक के उपयोग का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया। पड़ोसी राज्यों यानी पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के कारण दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का समाधान करने और फसल अवशेषों के अपने स्थान पर प्रबंधन के लिए जरूरी मशीनरी को सब्सिडी देने के उद्देश्य से कृषि और किसान कल्याण विभाग पहले से ही 2018-19 से केंद्रीय क्षेत्र की योजना फसल अवशेष प्रबंधन कार्यान्वयन कर रहा है। ये योजना किसानों, सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के माध्यम से खेतों में और इससे बाहर फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देती है। ये योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत विभिन्न राज्यों, एजेंसियों और 3 ATARI और 60 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से पराली प्रबंधन पर जन जागरूकता उत्पन्न करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। जैव अपघटक के लाभों को देखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत इसके प्रावधान किए गए हैं और राज्यों को बड़े पैमाने पर किसानों के खेतों में इस तकनीक को दिखाने की सलाह दी गई है। चालू वर्ष के दौरान राज्यों में 8.15 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इस तकनीक के उपयोग का लक्ष्य रखा गया है। और अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त किसानों के खाते में डाली थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने का सिलसिला लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2-2 हज़ार रुपये आज राशि डाली है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। इसके कारण उनको बहुत सी आर्थिक सहायता मिलती है, क्योंकि किसानों का सारा पैसा इस समय धान और सोयाबीन की फसलों में लग जाता है। इसके कारण जो 2,000 रुपये उनसे उनकी दीपावली और अन्य कार्यों में बहुत ही मदद मिलती है। जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, जो दीपावली के पहले जो हमको सम्मान निधि दे रहे हैं, इससे हमारे लिए बहुत ही लाभ मिलेगा और हमारी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं इससे पूरी हो जाएंगी। जो प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के पहले जो किसान सम्मान निधि की जो राशि किसानों के खाते में डालने की घोषणा की है, हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। ये किसानों के लिए एक प्रकार से दीपावली का तोहफा। दिवाली के समय जो किस्त आज
17 अक्टूबर को 12वीं किस्त जो जारी किया है वो तो बहुत अच्छी बात है। दिवाली का गिफ्ट दे रहे हैं किसानों को। इसका फायदा तो बहुत होता है। हमारे खेती बाड़ी में एक आधी बार पैसे नहीं मिलते तो फवारा खाद डालने के लिए भी काम में आती है। शेत मजदूर के वास्ते भी हम इसको लगाते हैं और अच्छे है। और राजस्थान बीकानेर का नाम जहन में आते ही सबसे पहले यहाँ के रसगुल्ले की मिठास जुबान पर आ जाती है। और बात करें जब दीपावली जैसे त्योहार की तो बिना बीकानेरी रसगुल्ले के मिठाई का कोरम पूरा होता ही नहीं। लेकिन पिछले 2 साल कोरोना की वजह से प्रभावित रहे बीकानेरी रसगुल्ले का कारोबार इस बार भी परवान नहीं चढ़ पाया है। इस साल गायों में फैली लंपी बीमारी के चलते दूध के उत्पादन में भारी कमी ने रसगुल्लों के कारोबार को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लंपी बीमारी के चलते बीकानेर में तकरीबन 40% तक दूध की आपूर्ति कम हो गई थी। हालांकि अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब दीपावली नजदीक आ गई है। ऐसे में रसगुल्ले की डिमांड और आपूर्ति का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दीपावली के त्योहार से 2 महीने पहले ही ऑर्डर मिलने लग जाते हैं और बुकिंग हो जाती है। बीकानेर के छोटे मोटे जोशी से दुकान से जुड़े जगमोहन जोशी बताते हैं कि लंपी बीमारी को लेकर लोगों में काफी भ्रांतियां फैली थी। इस दौरान कई पशुओं की मौत हुई थी, जिसके चलते दूध की काफी कमी हो गई थी। पशुधन को एक लंपी नामक बीमारी ने ग्रस्त कर लिया। उससे गाय जो थी हमारी, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, उसको बहुत क्षति पहुंची है और गाय वो बहुत समाप्त हो गई है। और उस कारण से दूध की बहुत कमी हो गई है। दूध की कमी होने से दूध उत्पादन जो कम हो गया, उससे दूध से बनने वाली मिठाइयाँ, रसगुल्ले वगैरह उसमें बहुत तेजी आ गई है। कि दूध कम होने से दूध के भाव बढ़ रहे हैं। दूध के भाव बढ़ने से हमारे को मिठाइयों के भाव भी बढ़ाने पड़ रहे हैं, रसगुल्ले के भाव बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिससे कस्टमर है वो प्रभावित हो रहा है। इस लंपी वायरस की वजह से दूध की अत्यधिक कमी आने के कारण रसगुल्ला मिठाई उद्योग के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। दूध की आपूर्ति पूरी हो नहीं पा रही है। इस कारण से रसगुल्ले की आपूर्ति, जो रसगुल्ले बाहर जाते हैं वो पूरे नहीं भेजे जा रहे हैं। इस कारण रसगुल्लों के भाव में भी कुछ उछाल आया है और माल की अत्यधिक कमी रहती है। लंपी की बीमारी के बाद में रसगुल्ले में बहुत प्रभाव पड़ा है, काफ़ी फर्क पड़ा है। दूध महंगा हुआ है, दूध में कमी आई है, तो इससे व्यापार में भी बहुत फर्क पड़ा है इसका। और लोग घबरा भी रहे हैं कि हम लेवें नहीं लेवें, इसका भी फर्क पड़ा है इसका। इसमें बहुत कमी है। और राजस्थान में बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किसान सभा के बहाने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान में इस बार 8,000 करोड़ मीट्रिक बाजरे का उत्पादन होगा। यदि समय पर खरीद नहीं हुई तो इस बार 3,300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऐसे में पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेतावनी देने आई है कि या तो समय पर बाजरा खरीद लें, वरना लक्ष्मणगढ़ की रैली तो यही कह रही है कि कांग्रेस राजस्थान से बिना भाव ही चली जाएगी। हिंदुस्तान का सर्वाधिक बाजरा होता है और उसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की मांग है, जो राजस्थान की सरकार ने अभी तक व्यवस्था नहीं करी है। पड़ोसी राज्यों में खरीद भी हो गई और उसके भाव के अंतर की भुगतान भी वहाँ की राज्य सरकार करती है। तो पहला इस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है शेखावाटी का, जहाँ बाजरे का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और इसलिए ये प्रमुख मांग थी। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले सिंगरौली में किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिससे अब ये किसान अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए सूदखोरों के पास जाने से बच रहे हैं। इस योजना का लाभ किस तरह से किसानों को मिल रहा है, देखिए जमीनी हकीकत से जुड़ी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिले सिंगरौली के छोटे सीमांत किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना जीवनदायिनी बनकर उभरी है। साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से इनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खिरवा के किसानों के मुताबिक पहाड़ों की तलहटी में बसे इस ग्राम पंचायत में छोटे छोटे किसानों की संख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों और कोल फील्ड्स के कारण समतल भूमि के अभाव में किसान कम भूमि में ही किसानी करते हैं।
को किसान निधि सम्मान योजना से प्रधानमंत्री के तहत 6,000 और 4,000 सीएम मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है सालाना वार्षिक। हमें उस पैसे से खाद बीज बोने के लिए, किसानी करने के लिए हमें मिलता है। उससे हम अपना भविष्य आगे बढ़ाते हैं किसानी करके। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना मिलता है, ये हमारे भविष्य के लिए और वर्तमान में हम लोग बहुत इसका बढ़िया से यूज कर रहे हैं। एन वक्त पर मिलता है, खाद बीज के टाइम में मिलता है, हम लोगों का इससे पूर्ति होता है और थोड़ा बहुत उसको हम लोग अपने घर में बाल परिवार में भी यूज कर लेते हैं। इससे हम अपना जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा करते हैं, हमें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता है और खेती करने में हमें सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ खेती ज़्यादातर मौसम बरसात से निर्धारित है, अगर बारिश नहीं हो पाती है तो फिर खेती अच्छे से नहीं होता है। सिंगरौली के आकांक्षी जिले में शामिल होने के बाद यहाँ केंद्र की कई विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना यहाँ के हजारों किसान परिवारों के लिए वरदान से कम नहीं है। आज ये किसान इन राशि का उपयोग अपने घर की जरूरतों को पूरा करने में तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अब इन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता है, जिससे इन पर अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ रहा है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या है भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। मंगलवार को बाजरे का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। मंगलवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 200 रुपए टूटकर 2,000 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में 17 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1,800 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 233 रुपए की बढ़त के बाद 2,033 रुपए पर पहुंच गया। वहीं सूरतगढ़ मंडी में 18 अक्टूबर को बाजरे की खरीद 27 रुपए उछलकर 1,752 रुपए पर हुई, जबकि 17 अक्टूबर को यहां इसका भाव था 1,725 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 17 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1,920 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को 20 रुपए की कमजोरी के बाद 1,900 रुपए हो गया। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सीजन के दौरान बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,64,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो कुछ कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में बढ़त दर्ज हुई, वहीं कुछ मंडियों में लहसुन के भाव स्थिर रहे। एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में 17 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 9,000 रुपए। 18 अक्टूबर को उसके भाव 500 रुपए बढ़कर 9,500 रुपए पर पहुंच गए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 17 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 2,000 रुपए, जो कि 18 अक्टूबर को भी बिना किसी बदलाव के 2,000 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी इस दौरान लहसुन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 अक्टूबर को लहसुन का भाव 1,700 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 18 अक्टूबर को लहसुन का भाव 10 रुपए चढ़कर 3,480 रुपए से 3,490 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी।
और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और फतेहगढ़ में गन्ने की फसल को बांधने का काम कर लें। गन्ने में पायरिया रोग की रोकथाम के लिए फास्फोमिडान का स्प्रे करें। उत्तर प्रदेश में सरसों, पत्ता गोभी, टमाटर और फूल गोभी की बुआई की जा सकती है। वहीं 55 ग्राम यूरिया केले के पौधों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मक्के की पकी हुई फसल की कटाई करके इसे धूप में सुखा लें। धान के खेतों से खरपतवार हटा दें। साथ ही धान की पकी फसल की कटाई भी कर लें। यहाँ मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर लें। कुशीनगर में सरसों, ज्वार, मक्का, बाजरा, मूंग और ग्वार की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान आलू की अगेती किस्मों की बुआई के लिए उर्वरकों और बीजों की व्यवस्था कर लें। कुशीनगर में आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेर और पपीते के बागों में समय समय पर सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में प्याज के खेतों से खरपतवार हटा दें। मिर्च में इस समय दीमक नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का स्प्रे करें। यहाँ बैंगन और फूल गोभी के पौधे रोपे जा सकते हैं। साथ ही सुल्तानपुर में लीची, आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेर और पपीते के बगीचों की समय समय पर सिंचाई करें। राजस्थान के बीकानेर में चना, सरसों, तिलहन फसलों और मेथी की बुआई की जा सकती है। यहाँ मूली, पालक, गाजर और लहसुन की बुआई भी की जा सकती है। बीकानेर में बेर में फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बीकानेर में किसान इस समय जई और बरसीम की बुआई कर सकते हैं। इनमें अच्छा हरा चारा प्राप्त करने के लिए OS 6, OS 9, BL 10 और BL 22 जैसी किस्मों का इस्तेमाल करें। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण की औपचारिक शुरुआत की। एक्सपो में 125 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा प्रदर्शनी के दौरान मिशन डेफ स्पेस का शुभारंभ किया। मिशन अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा बलों के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए है, जिसे उद्योगों और स्टार्टअप के द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में चल रहे डेफ एक्सपो 2022 के दौरान इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रियलिटी एयरक्राफ्ट इम्यूलेटर का मुआयना भी किया। इंडिया पवेलियन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किया। इस विमान का डिजाइन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के चांदनी चौक में स्वच्छ भारत 2022 के तहत मेगा स्वच्छता अभियान का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत 2022 के प्रयासों को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन को लेकर सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के परिसीमन का काम पूरा हो गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सोमवार रात्रि में 2 मजदूरों पर ग्रेनेड फेंककर उनकी हत्या करने वाला आतंकी इमरान बशीर गनी एक मुठभेड़ में आतंकियों की गोली से मारा गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।